चीनी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं मतलब इनकी खासियत। हो सकता है इसमें दोनों पहलू आ सकता है, जो इनकी खास पहलू रहा था वो भी आ सकता है इसमें, और इसमें दिक्कत क्या रही थी इस सभ्यता में वो भी आ सकता है। लेकिन वास्तविकता रूप से हम इसे विशेषताएं ही कहेंगे। तो सबसे पहले चीनी सभ्यता की विशेषताओं में शासन व्यवस्था इसका कैसा था, अर्थात चीनी सभ्यता की एडमिनिस्ट्रेशन। तो चीन की सभ्यता व्यवस्था की बात करें तो सांग वंश के काल में चीन की शासन व्यवस्था का उच्च स्तरीय विकास हुआ था। सांग वंश जो पढ़ के आ रहे हम लोग, सांग वंश वह वंश था जिसमें सबसे ज़्यादा प्रशासनिक और शासन व्यवस्था में विकास हुआ था। प्रशासन प्रबंध से संबंधित जो आर्कन बॉन्ड्स से ज्ञात होता है कि शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। चीन में राजत्व में देवत्व की भावना प्रचलित थी, जो इस बात का द्योतक है कि राजा को ईश्वर का पुत्र और प्रतिनिधि माना गया था, जो धर्म, शासन, न्याय व कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अर्थात चीनी सभ्यता में राजा के पास सबसे बड़े धर्माधि भी इसे ही माना जाता था, राजा को ही। सबसे बड़े न्यायकर्ता या जज भी राजा को ही माना जाता था। शासन का सबसे बड़ा अधिकारी राजा को ही माना जाता था, और कानून का भी सर्वोच्च अधिकारी ये राजा को ही माना जाता। राजा की सहायता हेतु पुरोहित को नियुक्त किया जाता था। पुरोहित का काम था कि धार्मिक अनुष्ठानों को करना, परंतु वह शासन संचालन में भी सहायता करते थे राजा को। राजा राज्य में सभी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता था, अर्थात प्रशासन में जिसकी भी भर्ती होती थी अफसर के तौर पर, ये भर्ती राजा ही लेते थे। ये हम कह सकते हैं चीन की शासन व्यवस्था। अब दूसरा है मंत्री परिषद। चीनी साम्राज्य में राजा को परामर्श देने या सलाह देने के लिए या शासन चलाने में उसकी मदद करने के लिए मंत्री परिषद बने हुए थे। मंत्री परिषद में 4 सदस्य बना हुआ था। इसका अध्यक्ष राजकुमार होता था। इसके अलावे 6 सदस्यों वाली एक समिति भी होती थी, और ये सभी प्रकार के विभाग को संभालते थे। ये विभाग कौन कौन से, जैसे कि धर्म, न्याय, शिक्षा, युद्ध, रक्षा, दंड, लोक सेवा और सार्वजनिक निर्माण आदि, ये सब अलग अलग विभाग थे, और अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल या मंत्री नियुक्त किया गया था। और ये सभी मंत्री मिल करके राजा को सहयोग करते थे ब्यौरा या डाटा देने में, ताकि राजा को राज चलाने में सुविधा हो सके। इसके अलावा ये मंत्री परिषद पर रहते हैं आप। दूसरी बात है जो इसके बाद सामंती व्यवस्था। चीन की सामंती व्यवस्था का कैसा था। सामंत वर्ग का उदय सांग काल में हो चुका था। सांग राजवंश के राजाओं के अधीन सामंती राज्य होते थे। ये सामंत युद्ध में असफल होने के पश्चात राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। हालांकि ये राज्य के अधीन होते हुए भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन चलाते थे, और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता था। मतलब यहाँ के सामंत जो थे वो राजा के अंदर ही आते थे, लेकिन इसके बावजूद अपने इलाका में सब राज्य करता था, और राजा का कोई दबाव उस पर लागू नहीं होता था। चाओ युग में सामंत काफ़ी संगठित हो गए थे, और वो वांग ने सामंत को 5 श्रेणियों में बांटा था। वहाँ के सामंतों को ये 5 श्रेणी कौन कौन थे, तो कुन, जे, नॉन, हाव एवं पो। सामंतों का जो स्थान होता था वह दुर्ग कहलाता था। दुर्ग चारों ओर से घिरा होता था, और सेना द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती थी।
राजा इसे सैनिक सहायता भी देते थे। ये सुन रहे थे चीन के सामंती व्यवस्था के बारे में। अगला, यहाँ की मिलिट्री सिस्टम कैसी थी, मतलब चीन का सैनिक व्यवस्था। तो सांग राजवंश के समय चीन की सैनिक व्यवस्था में काफ़ी मजबूती हुई। देखिए, चीन का शासन व्यवस्था भी सांग राजवंश के ही काल और सैनिक व्यवस्था भी सांग राजवंश के ही काल मजबूत हुई। सैन्य संचालन के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत विवरण का अभाव है, मतलब जानकारी ठीक से नहीं है इसके बारे में। हालांकि इतना जरूर ज्ञात है कि युद्ध को शुरू करने से पहले ज्योतिषी से सलाह मशवरा किया जाता था सांग राजवंश में, और योजनाबद्ध युद्ध आम तौर पर बसंत ऋतु में किया जाता था। परंतु अनपेक्षित युद्धों के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं होता था, अर्थात जिस युद्ध को डेफिनेटली करना होता था, बड़े राजाओं से फिक्स होता था, वह युद्ध अक्सर बसंत ऋतु में होता था। और ऐसे जो एट ए टाइम हो जाता तात्कालिक युद्ध, वो कभी भी हो जाता, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं थी। चीनी लोग युद्ध करने में बड़े निपुण थे, मतलब युद्ध के पूरे जानकार थे। वे लोग जो है कुल्हाड़ी, बर्छे, भाले, धनुष बाण व सिर और शरीर के रक्षार्थ के लिए कवच का प्रयोग करते थे। अन्यांग नगर के खुदाई से 70 से ज़्यादा कांसे से बने हुए धातु निर्मित सिर शस्त्रान, जिसको हेलमेट कहते हो, वो और कवच जो है प्राप्त हुए, जो इस बात को बताते हैं कि ये सब इन चीज़ों का यूज किया करते थे। कहा जाता है चीन के ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर यह जानकारी मिला कि चीनी राज्य में लगभग 75,000 सैनिकों की संख्या का उल्लेख किया गया है, जिसमें पैदल सैनिकों की संख्या 72,000 और चीनी साम्राज्य में 6 सैन्य विभाग बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग में 12,500 सैनिक कार्यरत थे और इनका एक प्रमुख सेना अध्यक्ष होता था। इस प्रमुख सेना अध्यक्ष के अंतर्गत 6 सहायक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और सहायक सेना के अध्यक्ष के तहत 500 सैनिकों के सेनापति और सेनापति के अधीन 100 सैन्य सरदार हुआ करते थे। इस सैन्य सरदार के मातहत 25 सैनिकों के नायक नियुक्त किए गए थे। आप जानिए चीन के प्रांतीय व्यवस्था कैसा था, मतलब राज्य का हिस्सा, राज्य अब देश नहीं, राज्य का हिस्सा। तो प्राचीन चीन का साम्राज्य कई प्रांतों में या कई राज्यों में बटा हुआ, जैसे भारत अभी 28 राज्यों में बटा हुआ, इसी तरह से कई प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों के प्रमुख अधिकारी के रूप में राजकुमार या सामंत राजा नियुक्त होता था उस प्रांत को चलाने के लिए। चीन के प्रांतों को सेंग कहते थे, जैसे राज्य कहते हैं अभी, ऐसे ही वहाँ सेंग कहते थे। और प्रांतों के अधिकारियों द्वारा राज्य में राजस्व वसूली जाती थी, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था, पत्र व्यवहार एवं न्यायिक कार्य का भी निष्पादन किया जाता था। अब चीन का स्थानीय व्यवस्था कैसा था, तो यहाँ जो है स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई में ग्राम होता था, गांव होता था, और परिवार के मुखिया मिलकर गांव के मुखिया का चुनाव करते थे। गांव का मुखिया शासन के प्रति जवाबदेही होता था और गांव के समूह होता था, गांव के समूह को सहीनस कहा जाता था। प्रत्येक हीन के तहत राजस्व अधिकारी एक न्यायिक अधिकारी शामिल होता था और हीन से बड़ी इकाई फू कहलाता था, जिसके अधीन 2 या 3 हीन होते थे। ये 2 या 3 हीन परस्पर मिलकर टाव या 2 या 3 टाव मिलकर के शेंग का निर्माण करते थे। मतलब नहीं समझे तो ऐसे समझिए, जैसे अभी है गांव मिलकर पंचायत मिलकर ब्लॉक मिलकर के अनुमंडल मिलकर जिला मिलकर प्रमंडल मिलकर राज्य, और तब राज्य से देश। तो प्रांत तो राज्य को कहा गया। तो पूरा जानिए, सबसे छोटा जो होता था वो होता था ग्राम। कई ग्राम मिलकर के हनीस या हीन बनते थे। हीन कई ठो मिल करके फू बनता था और कई फू मिल करके टाव बनते थे, कई टाव मिल करके तब प्रांत बनता था। ऐसे ये जिला राज्य ऐसे बटा हुआ।
ये हुआ। जैसे हम कहते हैं ना गांव, अनुमंडल, जिला, राज्य, ऐसे था क्या, हीन, टाव, सेंग, उससे भी छोटा ग्राम, ऐसा था बना हुआ। ये हो गया स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए। नागरिक प्रशासन सेवा कैसा था? तो प्राचीन चीन में नागरिक प्रशासन सेवा के तहत प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाता था, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा द्वारा कंपटीशन पास करवा के नियुक्त किया जाता था वहाँ प्रशासन सेना में। इस पद्धति की शुरुआत हान राजवंश के द्वारा किया गया था। मतलब कंपटीशन का एग्ज़ाम ले करके और तब जा कर के जो है अधिकारियों को नियुक्त किया जाए या राजा बनाया जाए, अधिकारी बनाया जाए। तो यह प्रक्रिया किस राजवंश के काल में शुरू हुई? तो हान राजवंश के काल में यह शुरू हुआ। और इस व्यवस्था में किन किन कौन कौन से सब्जेक्ट का परीक्षा लिया जाता था वो सुनिए। दर्शन शास्त्र का, तर्क शास्त्र का, काव्य का, न्याय का, आचार विचार का, इस सब का जो है एग्जाम्स होता था। इसी से प्रश्न पूछे जाते थे। इस परीक्षा में सभी पुरुष बैठ सकते थे। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। नहीं होता जाति आरक्षण सब देना, इस सब का कोई व्यवस्था नहीं था। सम्राट और प्रशासनिक अधिकारी राज्य के लिए मिलजुल करके काम करते थे ताकि राज्य की उन्नति हो सके। अब जानिए सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो प्राचीन चीन में जो है या प्राचीन का समय में चीन का समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। प्राचीन चीनी सभ्यता में सम्राट और राज्यों के स्वामित्वों का वर्ग सबसे ऊंचा होता था और शासक वर्ग के नीचे 5 प्रमुख वर्ग बटे हुए थे। नंबर 1 बुद्धिजीवी, दूसरा व्यापारी, तीसरा कारीगर, चौथा किसान और 5वां गुलाम या दास। चीनी सभ्यता में 5 से भी ऊपर होता था कौन? राजघराना का खानदान। चीनी सभ्यता में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों का सम्मान बहुत ज़्यादा था। प्राचीन चीन में कोई भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से समाज में अपना उच्च स्थान हासिल कर सकता था। मतलब शिक्षा को अहमियत दिया गया था। महिलाएं बच्चे को तैयार करके इसे स्कूल भेजा करते थे। अब परिवार या कुटुंब के बारे में क्या जानकारी है? तो प्राचीन चीन की सभ्यता में समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? परिवार। और परिवार में वृद्ध स्त्री या पुरुष का प्रमुख स्थान होता था। मतलब उसकी मान्यता अधिक होती थी। समाज में परिवार से अलग होना अपमानिक माना जाता था। मतलब वो आदमी एक अंसा या वगैरह कुछ ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं, ऐसा मत ठीक नहीं समझा जाता था। मिलजुल कर रहने वाले को बेहतर समझाता था। परिवार के साथ धोखा करना, वंश समाप्त करना बहुत बड़ा अपराध समझा जाता था। समाज में संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था थी तथा परिवार पितृसत्तात्मक थे, लेकिन माता को भी उच्च स्थान प्राप्त था। महिलाओं को अधिकार प्राप्त थे, लेकिन समाज वास्तव में पितृसत्तात्मक थे। चीनी परिवार को आपसी संबंधों को मधुर और स्थिर बनाए रखने के लिए आदर शिष्टाचार के नियम बनाए गए। और जो है ये पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा बेटा उत्तराधिकारी बनता था। परिवार में माता की सत्ता पिता की अपेक्षा थोड़ी कम होती थी, परंतु पिता के मृत्यु के बाद सारे सत्ता का मालिक माता होती थी, जब तक बेटा के हाथ में ना चल जाए तब तक। अब जानते हैं चीन में स्त्रियों की दशा कैसी थी। सब सभ्यता में हम पर क्या है स्त्रियों की दशा, तो चीन में कैसी थी? तो प्राचीन चीन में पितृसत्तात्मक वहाँ की समाज बना हुआ था, लेकिन स्त्रियों का स्थान जो है पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी निम्न थी, लेकिन अच्छी थी। प्राचीन चीन में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक था, परंतु बाद में स्त्रियों की दशा जो है वहाँ दयनीय हो गई। पुरुषों की अपेक्षा उन्हें खराब दृष्टि से देखा जाने लगा। सांग वंश के समय सम्राट स्त्रियों के प्रति सभ्य आचरण करते थे, लेकिन चाव साम्राज्य के काल में स्त्रियों की हालात में गिरावट आई। अर्थात स्त्रियों की ज़्यादा जो ध्यान रखते थे और मान सम्मान या आदर करते थे वो सांग राजवंश। कन्या का जन्म बहुत अशुभ माना जाने लगा। स्त्रियों के निसंतान होने पर उन्हें तलाक दिया जाने लगा। पर्दा प्रथा की आरंभ हो गई। इस चीनी सभ्यता में स्त्रियां 2 भाग में बट गई। पहला भाग कुलीन वर्ग हो गई, दूसरा सामान्य वर्ग हो गई।
ये हम अभी पढ़ रहे थे चीनी सभ्यता के स्त्रियों की दशा के बारे में। अब जानते हैं यहाँ के भोजन और रहन सहन। तो प्राचीन चीन में अमीर वर्ग के जो लोग थे उनके भोजन और रहन सहन जो है कई आधार पर बटा हुआ था। संपन्न लोग जो वहाँ रहते थे वो सुख सुविधा के साथ भव्य या बड़े महलों में निवास करते थे और भोजन में मांस मछली उच्च प्रकार के व्यंजन अमीर वर्ग कांसे बर्तन में भोजन करते थे। वहीं दूसरे तरफ गरीब लोग जो थे वो मिट्टी या घास फूस के बने मकान में रहते थे, मोटे अनाज खाते थे और मोटे अनाज मतलब ज्वार बाजरा मक्का इसका ये अनाज के रूप में ग्रहण करते थे। और प्राचीन चीन के लोग जो है वेशभूषा और आभूषण के प्रति बड़े आकर्षित थे। शुरुआत में ये लोग जूट से बने हुए परिधान को पहनते थे कपड़े को, परंतु बाद में इन्हें सूती वस्त्र पहनना शुरू कर दिया और आगे चल कर के तो रेशम का आविष्कार हो गया था। ये लोग हाथी दांत सीपी शंख इस सब का जेवर बना बना कर पहनते थे। स्त्रियां फूलों का उपयोग करती थी और शरीर को सुंदर बनाने के लिए इस फूल को उपयोग करके उसे कई तरह के श्रृंगार के रूप में उपयोग किया जाता था। चीनी सभ्यता में अनेक उत्सव और त्योहार का प्रचलन था। आमतौर पर उपयोगिता के आधार पर जो है ये यहाँ कई तरह के जो है पर्व त्यौहार या ऋतुएं मनाए जाते थे, जैसे कि बसंत ऋतु, कृषि। ये लोग त्योहारों पर आतिशबाजी भी करते थे, मतलब पटाखा छोड़ने, पटाखा टाइप कुछ छोड़ने आता था इसे। मनोरंजन के लिए संगीत शस्त्र यंत्र का उपयोग करते थे, मतलब संगीत भी बजाने आता था। और खेल कूद के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते, जैसे कि ताश, नाटक, शतरंज, ये सब उपयोग करते थे। अब हम लोग जान रहे हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो प्राचीन काल के अनुसार हर सभ्यता की तरह यहाँ की भी जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। हुआंग हो नदी जो था वो काफ़ी उर्वरता के लिए जाना जाता है। इसी वजह से कृषि कार्य इनके जीवन का मुख्य आधार बना हुआ था। प्राचीन चीनी समाज लोग आमतौर पर पूजा पाठ के उपरांत फसलें बोते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा बाढ़ व वर्षा की डर सताते रहता था। यहाँ अगर फसल की बात करें तो ज्वार बाजरा धान गेहूँ जूट चाय साग सब्जी इन सबों की खेती की जाती थी। सोयाबीन की खेती जो है यहाँ बहुत लोकप्रिय थी और शहतूत की खेती भी बहुत लोकप्रिय हो गया था। कारण शहतूत के पेड़ों पर पत्तों पर क्या पाला जाता है, रेशम का कीड़ा, इसीलिए यहाँ शहतूत के पेड़ को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। शहतूत कहते हैं पूरा। प्राचीन काल के लोग जो है पशुपालन का भी उपयोग करते थे खेती के अलावे। और पशुओं को पालने की बात करें तो सूअर भेड़ गाय बैल भैंस बकरी हिरन कुत्ते इस सब को पालते थे वे लोग। प्राचीन चीन की सभ्यता में पशुओं का प्रयोग कृषि कर्म रथ चलाने और बोझा ढोने के लिए या उसके खाल निकाल कर उनसे और ऊन निकाल कर सामान बनाने के लिए इस टाइम के लोग उपयोग किया करते थे। चीन की सभ्यता का व्यापार कैसा था ये जान रहे थे हम लोग। अर्थव्यवस्था के बारे में व्यापार कैसा था, तो प्राचीन चीनी व्यापार में सभ्यता में व्यापार और उद्योग की दशा का वर्णन भी मिलता है हमें। चीनवासी प्रमुख रूप से रेशम का व्यापार करना, सूत काटना, कपड़े बुनना, मिट्टी के बर्तन मूर्तियाँ बनाना, आभूषण खिलौने बनाना, धातुओं के अस्त्र शस्त्र बनाना, इस सब के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। इन्हीं चीज़ों का व्यापार भी वो करते थे। सबसे पहले रेशम का खोज भी चीन में ही हुआ, अतः इन्होंने रेशम की व्यापार करना शुरू कर दिया। मृद भांड बनाने की कला का भी इसे ही ज्ञान था और वज्रमणि को उत्कीर्ण करना भी चीनी समाज की विशेषता थी। वज्रमणि को संगीत पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि जब इनको अच्छी तरह से गढ़ लिया जाता है तो इनकी ऊपर चोट लगाई जाती थी और इससे मधुर स्वर निकलता था। सांगकालीन हस्तकलाएं पूर्णतः विकसित नहीं थी। चीनी लोग काटने बुनने की कला से परिचित थे, लेकिन वे सीप एवं पत्थर के बटन का उपयोग करते थे और कांसे के बर्तन पर नक्काशी की जाती थी। सिलाई के लिए हड्डियों के सुई का या कांसे के सुई का उपयोग करते थे। और चीन में कागज़ का उपयोग भी प्रसिद्ध उद्योग या प्रसिद्ध आविष्कार के रूप में जाना जाता है। ध्यातव्य है कि कागज़ का आविष्कार चीन ने ही किया और चीनी लोग वृक्ष की छाल पटुआ रेशम और छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के कागज़ का निर्माण किया करते थे।
तो चीन के धार्मिक जीवन की बात करें तो प्राचीन चीन के लोग जो है धार्मिक आधार पर बहुत व्यापक था, मतलब उनका बहुत धार्मिक मिजाज था उस सब का। चीनी प्रकृति के उपासक थे, मतलब वो प्रकृति पूजने वाले थे। वे अस्त्र शस्त्र पूर्वजों की उपासना क्या करते थे। पूर्वजों को पूजने का जो प्रचलन था वो चीन में व्याप्त थी, अपने बुजुर्गों की पूजा पाठ करना ये वहाँ प्रचलित था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धर्म क्षेत्र में व्यापक स्तर पर वहाँ परिवर्तन आया और वहाँ जो कुछ धर्म जो बड़ी तेज़ी से फैला वो था कन्फ्यूशियस, लाओ त्से और महात्मा बुद्ध। ये दार्शनिक रूप में नया धर्म का रूप दिया वहाँ और ये बड़ी तेज़ी से फैला। अगला है यहाँ पूर्वज पूजा की प्रचलन कैसे मशहूर था। तो प्राचीन चीनी सभ्यता के लोग पृथ्वी आकाश को स्त्री और पुरुष के रूप में पूजते थे। आकाश को यंग और पृथ्वी को पिंग कहते थे। चीन के लोग शुरुआत में वायु, पर्वत, नदियाँ, सूर्य एवं ऊर्जा की पूजा क्या करते थे। नव वर्ष का उत्सव लगातार 2 सप्ताह तक मनाया जाता था। चीनी समाज में पूर्वजों की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। पूर्वजों की स्मृति में जो है ये भोज व नृत्य गान का आयोजन किया जाता था। और चीनियों का जो है वो ज्ञान की बात करें अगर, तो चीनी लोग एक कुछ अंधविश्वास में भी भरोसा करते, जैसे कि जादू टोना, भूत प्रेत, प्रेत आत्मा, इस सब पर विश्वास करते थे। पूजा का उद्देश्य व्यवहारिक रूप से था और चीनी मान्यता के अनुसार मनुष्य द्वारा पुण्य कार्य करने से सफल व्यक्ति व लंबी आयु की प्राप्ति होती है। चीनी दर्शन क्या कहता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल विश्व में दर्शन एवं नए सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के रूप में स्मरण किया जाता है। इसे क्रांतिकारी परिवर्तन का व्यापक प्रभाव चीन पर पड़ा। अब हम लोग सुनेंगे यहाँ के दार्शनिक सब के बारे में।